हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महा टीईटी के मराठी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है। अगर ये कवर हो जाते हैं तो आपका मराठी सब्जेक्ट में स्कोर करना इजी हो जाता है। सबसे पहले है शब्दांची जाति, जिसको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जिसमें नाम, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उभयान्वी, केवल प्रयोगी और क्रिया विशेषण, ये सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ओके ओके तो इसमें नाम, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, क्रिया, वर्ब, विशेषण, एडजेक्टिव, उभयान्वी, अव्यय, कंजंक्शन, केवल प्रयोगी, इंटरजेक्शन और क्रिया विशेषण, जिसको कहते हैं एडवर्ब। तो ये सारे आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है काल, है ना। जो काल होते हैं, टेंसेस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। वचन, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वचन, जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल का चेंज करने के लिए क्वेश्चन बनता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग, जेंडर, जिसमें मैस्कुलाइन और फीमेल फेमिनाइन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है विराम चिन्ह, जो हम आज देखेंगे इसी वीडियो के एंड में। पंक्चुएशन जिसे कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप के अलंकार होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास, ठीक है। उसके बाद है सक्रमक और अक्रमक क्रिया, जिसको ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। प्रत्यय, उपमेय, जिसे सफिक्स और प्रीफिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है शब्द संपत्ति। फिर 11th नंबर पे है वाक्यांश प्रकार, जिसमें केवल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आते हैं। 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस, ठीक है। फिर है 13 समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, ये तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है ही, इस पे एक एक क्वेश्चन बनते ही है। नेक्स्ट है वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, जिसमें से जो कठोर व्यंजन, कठोर स्वर, स्वार्दी, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है संधि। उसके बाद जो अदर टॉपिक है, जो ग्रामर से अलग है, हटके, जैसे संत और कवि, उनकी रचनाएं पूछ लेते हैं पेपर में। प्राण्याची, पक्षांची आवाज, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए। विभक्ति पूछी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मराठी का, मराठी ग्रामर का। नेक्स्ट है पुस्तक और उसके लेखक के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। 21 नंबर पे वाक्य प्रचार, फ्रेजेस, है ना, फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं कि मीनिंग क्या है उसका। नेक्स्ट टॉपिक है मराठी म्हणी, जिसे इडम्स भी कहते हैं, जो इंग्लिश में भी हमने देखे थे, ये भी मराठी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखे। आज हम उसमें का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है पक्ष्यांची आवाज़, है ना, एनिमल और बर्ड साउंड्स। ये इंग्लिश में भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है और मराठी में भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे सारे जो इम्पोर्टेंट एनिमल और बर्ड्स हैं, उनके साउंड एक साथ आपको दिख रहे होंगे। कावड़ा, जैसे क्रो भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, काव काव आवाज़ करता है ना, तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये याद रखना आपको मराठी में ज़रूरी है। कबूतर, गुटुर गुम, घूमने, ये दोनों भी वर्ड आते हैं कबूतर की आवाज़ के लिए। कुतरा, भूंकने, है ना। मांजर, कैट बोलते हैं, जिसको मराठी में कैट को मांजर कहते हैं। माओ माओ। भूंगे, हनी बी, गुंजराओ। पोपट, विठू विठू। चिमनी, चिव चिव। हत्ती, चित्कारने, ये इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश में इसको ट्रम्पेट कहते हैं और मराठी में चित्कारना कहते हैं हत्ती की आवाज़ को, एलिफेंट के साउंड को। घोड़ा, खिंकारने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पक्षी, किलबिल। सिंह, गरजना या डड़काड़ी, दोनों भी वर्ड सही है, दोनों भी आवाज़ें निकालता है सिंह। वाघ, डड़काड़ी। गाय, हंबरने। मोर, केकराव। कोकिड़, कुहू कुहू। कोमड़ा, आरवणे, इंपॉर्टेंट है आरवणे। सांप, फुतकारने। भैंस, रेकणे। बेड़ुक, ड्राव ड्राव। घुबड़, जिसको आउल उल्लू कहते हैं, उसको मराठी में घुबड़ कहते हैं, घुतकारने। डास, मॉस्किटो को कहते हैं और इसे कहते हैं गुनगुनाने। ऊंट, रेकणे। गाड़व, रेकणे। गिधड़, गिधाड़, वल्चर जिसे कहते हैं, चित्कारने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। माकड़, मंकी, चीची। बैल ऑक्स, हम्बरने। माशी, फ्लाई जो रहती है, गुनगुनने। पक्षी, किलबिल, ठीक है, ये रिपीट हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट है, पक्षी का साउंड हमेशा पूछा जाता है, तो किलबिल।
बहुत सारे पक्षियों की आवाज को क्या कहते हैं मराठी में? किलबिल। भूंगा बीटल जो होता है गुनगुनने। ससाना काइट जो होता है चित्कारने। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स और बर्ड्स इसमें कवर हो गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन बनती है पेपर 1 के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिए बिफोर योर एग्जाम। हंस स्वैन जो है कलरव। ठीक है, उनकी आवाज़ कैसी होती है? कलरव। बेडुक ड्राव ड्राव। कोला फॉक्स जो होता है कोल्हे कुई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साउंड है एनिमल्स और भी कुछ आवाज़ों पे ही क्वेश्चन बन जाते, जैसे पक्ष्यांचे भांडन है ना, जो बहुत सारे पक्षियों का बहुत सारा जो ग्रुप होता है वो क्या करता है? कलकलाट। पक्ष्यांचा किलबिलाट, ये हमने देखे। पंखाचा फड़फड़ाट, पानाची सड़सड़, पाण्याचा खड़खड़ाट। ठीक है, तो ये दोनों भी वर्ड पानी के लिए यूज होते हैं। पावसाची रिमझिम या रिप रिप। पैजनाची छुमछुम, घंटाचा घनघनाट, डगाचा गडगडाट, डासाची भुनभुन, तलवारीचा खनखनाट, तारकांचा चमचमाट, नाण्याचा छनछनाट, बांगड्यांचा किनकिनाट, रक्ताची भड़भड़, विजांचा कड़कड़ाहट, है ना, बिजली का कड़कड़ाना। तो ये भी कुछ साउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो साउंड क्रिएट करते हैं। मराठी में उनको क्या पूछ बोला जाता है उस पर क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे भी आप ध्यान। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है आज की वीडियो में वो है पंक्चुएशन। ये ग्रामर से रिलेटेड है, हमेशा इस पे क्वेश्चन बनते हैं और दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये इक्वली। विराम चिन्ह, ठीक है, जिसको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं इंग्लिश में। आपण बोलताना मध्ये मध्ये थांबून बोलतो त्यास विराम असे म्हणतात, है ना। हम बोलते बोलते थोड़ा रुक जाते तो उसको क्या कहते हैं? विराम लेते हैं हम, ठहरना, है ना, रुकना कोई जगह पे, उसे कहते हैं हम विराम। लिहिताना हा विराम ज्या चिन्हाने दर्शावला जातो त्यास विराम चिन्ह असे म्हणतात। और जब हम लिखते टाइम जब ये हम जो ठहरते हम विराम लेते हैं उसको जब हम लिखते टाइम कैसे हम बताएंगे? तो ये हम किसकी हेल्प से बताते हैं? पंक्चुएशन मार्क की हेल्प से, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं मराठी में। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह है और उनके नाम भी है इंग्लिश में। जैसे पूर्ण विराम जो है मराठी में डॉट फुल स्टॉप बताता है, और जैसे राम हुशार आहे तो ये एंड में फुल स्टॉप लगा है, पूर्ण विराम लगा है। स्वल्प विराम कॉमा, माधव इकडे ये, माधव के बाद हमने थोड़ा रुकते हैं फिर कहते हैं इकडे ये। या कॉमा हम बहुत सारी चीजें, जैसे हम कोई सब्जियां ले रहे हैं तो पालक समार, है ना, टमाटर, तो उनके बीच में भी हम कॉमा लगाते हैं कि बहुत सारी जो चीजों की लिस्ट के बीच में कॉमा कॉमा लगता है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने आता है कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा विराम चिन्ह का यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये स्वल्प विराम है। कौन सा विराम है? स्वल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अर्ध विराम, तो एका चालाक माणूस आहे असे त्याचे मित्री मानतात। दो सेंटेंसेस के बीच में जो लगेगा वो क्या होगा? हमारा अर्ध विराम। ठीक है, इसे सेमीकोलन भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण विराम, कोलॉन। ठीक है, अपूर्ण विराम जो है ये देखिए इस टाइप से रहता है, 2 डॉट्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कृष्णाची खूप नाव आहेत, गोपाळ गिरधर मोहन। कोई चीज की हमको लिस्ट बताना है कि भाई इसके बहुत सारे नाम है, तो ऐसी जगहों पे हम लगाते हैं कोलॉन। गोपाळ, जो बीच में लगे ये क्या है? कॉमा, जिससे हम मराठी में क्या कहते हैं? स्वल्प विराम। तो बीच में यहाँ स्वल्प विराम लगे हैं, लेकिन लिस्ट बताने से पहले हम क्या लगाते हैं? तो अपूर्ण विराम, कोलॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न चिन्ह तो बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे तुझ्या शाळेचे नाव काय आहे, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। उदारवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो मराठी में उदारवाचक कहते हैं चिन्ह को, आइडेंटिफाई करने आता है आपको। मराठी में उसका पता होना चाहिए क्या बोलते हैं। वाव छान चित्र आहे, तो ये वाव जो है एक्सक्लेमेशन बता रहा है ना, यहाँ पे हम सरप्राइज हो रहे हैं, तो या ऐसे चिन्ह को कहते हैं मराठी में उदारवाचक चिन्ह। अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास है ना, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ। अन्य म्हणाला माझ्या घरी ये। ठीक है, उसने कहा कि मेरे घर आओ। तो जब डायरेक्टली हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं किसी को, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं, जिसको मराठी में अवतरण चिन्ह कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि इस सेंटेंस में कौन सा विराम चिन्ह यूज हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे फुल स्टॉप भी है, अवतरण चिन्ह भी है और स्वल्प विराम भी। तीन
विराम चिन्ह का यूज हुआ है। ऐसे पूछा जाता है कि कितने विराम चिन्ह टोटल यूज हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। संयोग चिन्ह जिसे कहते हैं इंग्लिश में हाइफन, ऐसा दिखता है, वो छोटा सा डैश होता है संयोग चिन्ह, जो दो वर्ड में संयोग बताता है, जैसे दिवस रात्रि, दिन रात, सुबह शाम, है ना। दो वर्ड्स में जो संयोग बताया उसे संयोग चिन्ह कहते हैं। मेधाने परीक्षेचे वेळी दिवस रात्र अभ्यास केला, दिन रात, है ना, दिन और रात एक दूसरे से जुड़े हैं, संयोग है, जुड़े हुए हैं, तो ये बीच में क्या लगेगा हमारा, संयोग चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है अपसारण चिन्ह, बड़ा वाला जो डैश होता है अंडरलाइन वाला, उसे कहते हैं अपसारण चिन्ह। मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे। नेक्स्ट है विकल्प चिन्ह, जिसमें हम ऑप्शन बताते हैं, आज मी मराठी या हिंदीचा अभ्यास करने, और जो बताएगा वो क्या होगा, विकल्प, जो हमको ऑप्शन बताएगा, मराठी में उसको कहते हैं विकल्प चिन्ह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे विराम चिन्ह, और इनका जो उपयोग पूछा जाता है, कितने सेंटेंस में यूज हुए हैं, कितने उनके जो क्वांटिटी है, नंबर भी हमको बताना पड़ता है कि कितने इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट है। Hope you like this information, this discussion. Like and subscribe our channel Arib Academy. Thanks for watching.